हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग अपने एनसीईआरटी के क्लासिक ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है आपका मैप या फिर जिसे आप बोलेंगे मानचित्र। ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर आपको मानचित्रों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस किस तरह के मैप होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो आपको यहाँ पर देखना रहेगा कि टाइप्स ऑफ मैप कितने हैं। टाइप्स ऑफ मैप, मैप कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। और मैप में क्या क्या फीचर्स होते हैं उसे देखना है। फिर उसके बाद आपको स्केच देखना है और फिर उसके बाद प्लान देखना है। इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको पढ़ करके हम लोग देखते हैं कि मानचित्र में आखिर कहा क्या है। आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा था। ग्लोब आप लोगों ने देखा था। ग्लोब क्या होता है? एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ होता है। ठीक है बात। ग्लोब के अध्ययन से की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। तो अगर हमें अर्थ के बारे में स्टडी करनी है, जैसे अर्थ में लिथोस्फियर देखना है, हाइड्रोस्फियर देखना है, एटमॉस्फियर देखना है, या फिर कहीं की किसी एक लोकेशन को आपको देखना रहेगा, तो वहां पे कॉन्टिनेंट्स को देखना रहेगा। ठीक है। कंट्रीज की पोजीशन को देखना रहेगा, लैटिट्यूड्स को देखना रहेगा, तो इन सारी चीजों में आपको वो हेल्प करता है आपका ग्लोब। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश या फिर देश में स्थित राज्य, राज्यों में स्थित जिले, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्लोब होता है वो आपको कॉन्टिनेंट बता देगा, कंट्री बता देगा, लैटिट्यूड बता देगा, लॉन्गिट्यूड बता देगा, इतने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को देखना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक कंट्री के आपको स्पेसिफिक स्टेट को देखना है, उस स्टेट में किसी एक डिस्ट्रिक्ट को देखना रहेगा, तो वहां पर आपका ग्लोब हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन हेल्प करता है? ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ऐसी जगहों पर हम किसका यूज करते हैं बेटा? मैप्स का यूज किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या होता है बेटा? मैप जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से, पैमाना मतलब होता है बेटा स्केल के माध्यम से चपटी सतह मतलब उसको फ्लैट कर दिया जाता है, फ्लैट सरफेस पर खींचा गया चित्र होता है। आपको पता है अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल को आपको कैसा बनाना है बेटा? फ्लैट बनाना है, और स्फेरिकल वाली चीजों को इस फ्लैट पर आपको ड्रॉ करना है और उसकी आपको स्केलिंग कर देनी रहती है। ठीक है। स्केलिंग क्यों किया जाता है अभी उसके बारे में आप देखोगे। ठीक है, सीखोगे। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा करना असंभव है, लेकिन फिर भी हम उसे चपटा बना करके उसका अध्ययन हम कर लेते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह से तथ्य होते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। ठीक है बात। अब देखिए, कुछ मानचित्र जो होंगे वो छोटे क्षेत्रों के लिए होते हैं, और बहुत सारे मानचित्रों को जब एक साथ आप कंपाइल कर देते हो तो उसी को आप बोलते हो एटलस। क्या बोलते हो बेटा? एटलस बोला जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। अब एटलस में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको मैप्स देखने को मिल जाते हैं एटलस में। विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। सीधी सी बात है। ग्लोब जो होगा आपको एक एस्टिमेटेड चीजों की जानकारी दे देगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर आपको ब्रॉड जानकारी चाहिए, आपको एक बृहद जानकारी का चाहिए रहता है, तो उसके लिए मानचित्र उपयोगी हो जाता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। ठीक है बात। अब देखो, यहाँ पर 3 प्रकार के मानचित्र आपको दिए गए हैं। पहला है आपका भौतिक मानचित्र, जिसको आप बोलते हो फिजिकल मैप। फिजिकल मैप। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसे बोला जाता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। और इसको बोलते हैं बेटा थीमेटिक मैप। थीमेटिक थीमेटिक मैप बोला जाता है। अच्छा, भौतिक मानचित्र पे जो फिजिकल चीजें होती हैं आपके अर्थ की, या फिर जो नेचुरल चीजें होती हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। जैसे अगर किसी भी देश में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं,
इत्यादि एटसेट्रा को दर्शाने के मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है बात? तो जितनी भी फिजिकल चीजें होती हैं, फिजिकल मतलब होता है बेटा जो नेचुरल चीजें हैं, जो नेचर द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, उनको दिखाने के लिए जो मैप हम यूज करते हैं उसे फिजिकल मैप कहा जाता है। इस फिजिकल मैप में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया का मैप लेके बताता हूँ। ठीक है बात? अब देखो, अब इंडिया के मैप में आप यहाँ पर उत्तर में आओगे तो यहाँ पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखे बेटा, माउंटेन्स दिखे। इस तरफ आएंगे तो इधर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, प्लेट्यू देखने को मिलेगा। अब उत्तर वाले रीजन में आओगे तो यहाँ पर आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। इधर आएंगे तो इधर आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है बात? इधर आएंगे तो आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। इधर आएंगे तो ईस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सी मिलेगा। इधर देखेंगे तो इधर भी आपको बे ऑफ बंगाल वाला सी मिल जाता है। नीचे की तरफ आएंगे तो इंडियन ओशन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर बनाई हैं, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या है बेटा, फिजिकल चीजें होती हैं। और इन सारी चीजों को दर्शाने के लिए जो मैप यूज होता है वो होता है भौतिक मानचित्र। तो आप सिंपल से ये कह सकते हो, जो फिजिकल मानचित्र, जो फिजिकल मैप होता है वो नेचर द्वारा दी हुई चीजों को दर्शाता है। वहीं पर अगर राजनीतिक मानचित्र की बात करते हो तो ये मैन मेड होता है बेटा। मैन मेड मैप होता है, जो मानव द्वारा निर्मित जो बाउंड्रीज होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, उनको बनाने के लिए जो हम मैप का यूज करते हैं वो होता है पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र। ये किसे दिखाता है बेटा, ये स्टेट्स को दिखाता है, राज्यों को दिखाता है, नगरों को दिखाता है, जो सिटीज हैं, शहर हैं, गांव हैं, विश्व के विभिन्न देश व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो जो आपके पॉलिटिकल मैप होते हैं वो क्या दिखाते हैं बेटा, कंट्री दिखाते हैं। कंट्री दिखाते हैं, कंट्री में आपके अलग अलग स्टेट दिखाएंगे। उन स्टेट में अलग अलग आपको सिटी दिखाएंगे। सिटी के साथ साथ आपको टाउन्स दिखाएंगे। टाउन्स के साथ साथ आपको विलेज दिखाएंगे। ठीक है बात? ये सारी चीज़ें जो होती हैं और उनकी बाउंड्री को दिखाने के लिए, मतलब उनकी सीमा कितनी होती है, उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको राजनैतिक मानचित्र या फिर पॉलिटिकल मैप की ज़रूरत होती है। तो जो जो 2 चीज़ें आपने देखी, एक होता है फिजिकल मैप जिसमें नेचर वाली चीज़ें दी रहती हैं, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप जिसमें मैन मेड चीज़ें दी रहती हैं, बाउंड्रीज़ वहाँ पर दिया रहता है। अब आता है बेटा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? अब थीमेटिक मैप का मतलब होता है किसी एक थीम पर आधारित मैप अगर है, किसी एक थीम पर अगर आधारित मैप है, थीम के पर आधारित मैप जैसे आपको भारत में बायोस्फीयर रिजर्व दिखाना है। भारत में क्या दिखाना है? बायोस्फीयर रिजर्व दिखाना है, ठीक है? या फिर भारत में आपको नेशनल पार्क, भारत में आपको क्या दिखाना है? नेशनल नेशनल पार्क दिखाना है। भारत में आपको क्या दिखाना है बेटा? नेशनल पार्क दिखाना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी बेटा? थीमेटिक मैप। जैसे मान लीजिए अगर आपको रोडवेज़ की दिखाना रहा कि भारत में कितनी रोडवेज़ हैं, कहाँ-कहाँ पर गई हैं, तो उसको दिखाने के लिए क्या होता है? थीमेटिक मैप की ज़रूरत होती है। अगर आप भारत में बात करते हैं, भारत की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आपको रेलवे रूट ही दिखाना है, तो रेलवे भारत में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी रेल रूट गई है, उन सबको दिखाने के लिए एक थीम पर आधारित मैप बना दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब वो एक थीम पर आधारित होते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बनाना है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन-कौन से हैं और कहाँ-कहाँ पर हैं, किस-किस स्टेट में है, किस-किस शहर में है, वो सब दिखाने के लिए थीमेटिक मैप की ज़रूरत होती है। जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, भारत में किस प्रकार से रेनफॉल होती है, कब-कब होती है, किस स्टेट में होती है, वो होता है। वन हो गए, जितने भी आपके फॉरेस्ट हो जाते हैं, फिर उद्योग हो गए, जितने-जितने आपके क्या हो जाते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं, उन सब के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है आपके थीमेटिक मानचित्र। मतलब किसी एक थीम पर आधारित अगर कोई मैप होता है तो उसे बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है बात? इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। ठीक है बात? तो जो सूचना उसमें दी रहेगी, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैप कह दिया जाएगा, इंडियन रोडवेज नेटवर्क कह दिया जाएगा, इंडियन रेलवे नेटवर्क कहा जाएगा, इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया कह दीजिएगा, इंडियन नेशनल पार्क कह दिया जाएगा, इंडियन टाइगर रिजर्व का कह दिया जाएगा, तो उसके अलग-अलग नाम हो जाएँगे। अच्छा, ठीक है बात, इतना समझ में आ गया? तो 3 तरह के मैप आपको पढ़ने हैं। एक हो गया फिजिकल मैप, दूसरा हो गया पॉलिटिकल मैप और तीसरा क्या हो गया आपका थीमेटिक मैप। 3 तरह के मैप आपको एटलस में देखने को मिलते हैं और यही सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं। वैसे बहुत सारे मैप होते हैं बेटा, लेकिन अगर आप अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे, इन 3 से आपकी अध्ययन पूरी हो जाती है। ठीक है बात? अब देखो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अब मानचित्र अगर आप देखते हो, कोई भी मैप देखते हो, तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है बेटा दूरी, जिसको आप बोलते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस। दूसरा होता है दिशा, जिसे आप बोलते हो डायरेक्शन। फिर होता है प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है बेटा सिंबल, सिंबल। ठीक है बात? ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं आपको किसी भी मानचित्र में। अब दूरी की अगर बात करते हैं, अब देखो, अब दूरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मान लीजिए अब कोई एक लोकेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं मुंबई, मुंबई, अब मुंबई से मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो मुंबई से दिल्ली की दूरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा होगी। अप्रॉक्सिमेटली मैं मान के चलता हूँ 1000 किलोमीटर। अब क्या 1000 किलोमीटर का मैप बनाओगे?
अब समझ रहे हो 1000 किलोमीटर का मैप बनाना है तो मतलब पूरे भारत में तो उसे मैप ही बिछा दो। तो उसके लिए क्या किया जाता है बेटा, स्केलिंग कर दी जाती है। अब स्केलिंग क्या की जाती है, मतलब ऐसे कर दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना कर दिया, 500 किलोमीटर, तो मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1000 किलोमीटर। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तो अलग-अलग जो मैप होंगे उनमें स्केलिंग कर दी जाती है, ठीक है बात? उस दूरी को दर्शाने के लिए, और उसमें स्केल लिखा रहता है, ठीक है बात? अब देखो, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मतलब बड़ा सा साइज है बेटा किसी भी कंट्री का, उसको स्मॉल करना है और किसी एक पेज पर आपको उसे बना देना है। कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, छोटे स्केल पर इसको खींचा जाता है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अब देखो बाबू, जैसे मुंबई से दिल्ली की बीच दूरी ऐसे बनाई गई, अब नोएडा कहाँ पर होगा बेटा, तो इतने दूरी पर होगा। समझे बात को कि नहीं समझे? नोएडा दिल्ली से कितनी दूरी पर होगा बेटा, कम दूरी पर होगा। मेरठ कितने दूरी पर होगा, थोड़ा सा और ज्यादा कर देंगे। गोरखपुर की बात करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुंबई से वो क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप उसमें चेंजेस करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को आप छेड़ नहीं सकते हो कि अगर मुंबई दूर है तो मुंबई को दूर ही बनाना है, और अगर गोरखपुर नजदीक है तो गोरखपुर को नजदीक ही बनाना है दिल्ली से। इस तरह से आप उसको करते हो। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, मतलब एक छोटी सी दूरी बड़ी दूरी को दिखाती हो, तो छोटी छोटी दूरी को हम बनाएंगे और उसको स्केल कर देंगे बड़ी दूरी के रूप में। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना स्केल चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, ठीक है बात? वास्तविक दूरी कितनी है और जो स्केल पर दिखाई गई दूरी होती है उसका अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर। मतलब आपका जो हाउस है और आपका जो स्कूल है, इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर। अब क्या 10 किलोमीटर का आप मैप बनाओगे बेटा? तो आपने घर से लेके स्कूल तक का तो मैप है, बना दो फिर। बिछा दो रोड पर उतना बड़ा कागज, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसको एक छोटे से कागज पर बनाना है। तो मानचित्र पर हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, ठीक है? मानचित्र पर क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी से इसको दिखा दिया गया। मतलब 10 किलोमीटर बराबर कितना हो गया बेटा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है बात? इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर कितने को दिखाता है बेटा, 5 किलोमीटर को दिखाता है। मतलब 2 सेंटीमीटर बराबर अगर हमने कह दिया 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया बेटा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ होगी तो इसके मिड में पड़ती होगी। मान लो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल पड़ रहा है, यहाँ पर क्या पड़ रहा है बेटा, हॉस्पिटल। तो पता चल जाएगा स्कूल की दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर थी, तो हॉस्पिटल अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो हॉस्पिटल की दूरी आपके घर से कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी 5 किलोमीटर की हॉस्पिटल की दूरी हो जाएगी, ठीक है बात? आपको रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया बेटा, 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना, पैमाना मतलब स्केल होता है बेटा। पैमाना मतलब क्या हो गया, पैमाना मतलब क्या होता है बेटा, अंग्रेजी में स्केल कहा जाता है। स्केलिंग आप लोगों ने किया होगा, बार ग्राफ बनाते, ग्राफ बनाते होगे ना बेटा, तो ग्राफ में भी स्केलिंग ही की जाती है। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा लेंगे, अब कोई भी दिया रहे। अगर आपको पैमाने के बारे में पता है, अगर आपको स्केलिंग के बारे में पता है और उनके बीच का स्केल दिया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है कि इतने इतने के बराबर इतना होता है, तो आराम से उनके बीच की दूरी आप निकाल लोगे। अब जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है? जो बड़े देश होते हैं या महाद्वीप होते हैं तो छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर के स्थल के लिए कितना कर दिया बेटा, 500 किलोमीटर। मतलब 500 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है तो उसके लिए हम कितना ले लिए बेटा, 5 सेंटीमीटर लिए, जो मैंने आपको बताया था। अब मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया बेटा, 1000 किलोमीटर हो गया, ठीक है बात? अगर मान लो 2.5 सेंटीमीटर हुआ तो कितना हो गया, 250 किलोमीटर हो गया, ठीक है बात? दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है, स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, छोटे पैमाने वाले मानचित्र का मतलब क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैप हो जाता है, ठीक है बात? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है, ठीक है बात? मतलब अब किसी भी रीजन को अगर बड़ा करना होगा तो 500 मीटर की दूरी को आप किससे दिखा दोगे बेटा, 5 सेंटीमीटर से दिखा दोगे, तो और ज्यादा वो ब्रॉड दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, बड़े पैमाने वाला मानचित्र बोला जाता है या फिर लार्ज स्केल मैप बोला जाता है, ठीक है बात? अब देखो, बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है, वो तो सीधी सी बात है बेटा। जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होगा वो किसी भी चीज को फैला करके दिखाएगा,
किसी भी चीज को क्या करेगा बेटा, ब्रॉड दिखाएगा। किसी भी चीज की लोकेशन को आपको बड़ा दिखाएगा। जैसे गांव का ही अगर आपको बनाना रहेगा तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आप अपने घर का कोई प्लान बनाते होगे, नक्शा बनवाते होगे, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट को लगा करके घर का प्लान बनाते होगे, तो वो किसका यूज करता है बेटा, ब्रॉड स्केल मैपिंग का यूज करता है। समझ में आ गई बात? मतलब बेडरूम का क्या लेंथ होगा, क्या विड्थ होगी, क्या हाइट होगी, आपकी सीलिंग कितने पर लगी रहेगी, क्या क्या चीजें होंगे, कितने बेडरूम होंगे, कहाँ पर आपका वॉशरूम होगा, कहाँ पर आपका किचन होगा, कहाँ पर स्टेयर्स जाएंगी, कितनी स्टेयर्स बनेंगी, तो हर चीज को वहां पर दिखाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो वहां पर जो जानकारियां होती हैं, जो बड़े स्केल वाला जो मैप होता है, जो लार्ज स्केल मैप होता है, उसमें जानकारियां थोड़ी सी ज्यादा होती हैं इस स्मॉल स्केल मैप की तुलना में। ठीक है बात? अच्छा, अब नेक्स्ट आता है बेटा दिशा। दिशा या फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। दिशा या फिर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है बात? अब डायरेक्शन आपको पता ही है, डायरेक्शन क्या होते हैं बाबू। पहले तो कुछ कार्डिनल पॉइंट्स हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है बात? फिर उसके बाद आपके कुछ सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे इनके बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट, इधर हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, इधर हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ठीक है बात? कुछ कार्डिनल पॉइंट्स हो जाते हैं और कुछ आपके साउथ वेस्ट हो जाते हैं। और इसके लिए जो आप यूज करते हो वो यूज करते हो आप मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हो। मैग्नेटिक निडल का यूज करते हो, जिसे आप कंपास भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? कंपास ही बोलते हो, जिसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ होता है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी पर अपने आप को हमेशा अरेंज किया रहता है। अब जैसे जैसे आप मूव करते हो तो वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ में अरेंज करने के चक्कर में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो आपको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है बात? अब देखो, अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है। कितनी जो भी मैप देखेंगे तो इस तरह का आपको मैप देखने को मिल जाता है। अगर इंग्लिश का लेंगे तो इस तरह से दिया रहेगा, हिंदी का लेंगे तो इस तरह से दिया रहता है, जिसके ऊपर अक्षर में ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब हो गया बेटा नॉर्थ। यह तीर का निशान उत्तर को दिखाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे आपको उत्तर के बारे में पता चल गया, आप दक्षिण भी लगा लोगे, आप पूरब भी लगा लोगे, आप पश्चिम भी लगा लोगे। ठीक है बात? अब देखो, चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया। ये जो मैंने आपको गोला कर दिया है, ये प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, जिसको कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है बेटा। बीच में चार दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद कौन सा हो गया बेटा? दक्षिण पूर्व, जिसको आप बोलोगे साउथ ईस्ट। उसके बाद दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट। फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम, जिसको आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट बोलोगे। ठीक है बात? इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को आप लगाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं पाकिस्तान भारत के किस किस डायरेक्शन में स्थित है, तो आप बोलोगे सर पाकिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। अगर मैं बोलूं भारत में अरुणाचल प्रदेश किधर पड़ेगा, तो आप बोलोगे भारत में अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। अगर मैं बोलूं भारत में उत्तर प्रदेश किधर पड़ेगा, तो आप बोलोगे भारत में उत्तर प्रदेश नॉर्थ में पड़ेगा। अगर मैं बोलूं भारत में तमिलनाडु किधर पड़ेगा, तो आप बोलोगे भारत में तमिलनाडु साउथ में पड़ेगा। अगर मैं बोलूं भारत में अंडमान एंड निकोबार किधर पड़ेगा, तो आप बोलोगे भारत में अंडमान एंड निकोबार साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप अगर बोलूंगा तो किधर हो जाएगा बेटा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्शन से आप किसी भी जगह के आप दिशा के बारे में जानकारी लगा सकते हो। अब देखो, चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। जैसे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है विकास का घर। अब विकास के घर से आपको खेल का मैदान निकालना है, तो विकास के घर से खेल का मैदान इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो जल्दी से बताइए क्या हो गया बेटा? कौन सा डायरेक्शन हो गया? तो आप बोलोगे ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको सामुदायिक केंद्र निकालना है, तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? नॉर्थ। मतलब विकास अपने घर से निकलेगा, सीधे चला जाएगा तो सामुदायिक केंद्र पहुंच जाएगा। विकास को अगर डिस्प्लेसमेंट तय करनी रहेगी, तो विकास के घर से अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर खेल का मैदान मिलेगा। ठीक है बात? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? दुकान से विद्यालय की दिशा। अब दुकानों से विद्यालय की दिशा, अब विद्यालय कहाँ पर है? ये रहा आपका विद्यालय। और दुकान कहाँ पर है बेटा? ये रहा। अब दुकान बेटा आपका पड़ रहा है वेस्ट में, विद्यालय पड़ रहा है आपके ईस्ट में। तो आपके दुकान अगर वेस्ट में है तो विद्यालय किधर पड़ेगा बेटा? ईस्ट में पड़ रहा है। दुकान अगर वेस्ट में है तो विद्यालय किधर है बेटा? ईस्ट में है। ठीक है बात? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हम दिक सूचक का मतलब होता है बेटा आपका डायरेक्शन सेंसर, जिसको आप बोलते हो, या फिर जो मैंने यहाँ पर बताया है कंपास बताया है बेटा। कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। यह क्या होता है बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई, जो मैग्नेटिक जो निडल होती है, इसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। यहाँ पर दिक्सूचक बना हुआ है। इसकी जो मैग्नेटिक निडल होती है, ये उत्तर और
दक्षिण में होती है। तो उत्तर वाला जो होता है वो थोड़ा-सा लाल रंग का यहाँ पर बनाया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये उत्तर वाला डायरेक्शन है। उत्तर वाली निडल है और नीचे वाली कौन-सी होती है बेटा? साउथ वाली निडल होती है। ये अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही अरेंज करके रखती है। ठीक है बात? अब नेक्स्ट आता है, आपको 3 चीज़ें पढ़नी थी। 3 चीज़ों में पहला पढ़ना था आपको डायरेक्शन, दूसरा पढ़ना था आपको डिस्टेंस और तीसरा पढ़ना है अब आपको सिंबल। तीसरा क्या पढ़ना है बेटा? सिंबल, जिसको आप प्रतीक बोल रहे हो यहाँ पर। प्रतीक को देखते हैं। देखो, प्रतीक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, अब मान लो किसी का घर आपको दिखाना है, रेलवे लाइन दिखानी है, बाउंड्री दिखानी है, तो कैसे बनाओगे मैप पर? तो उसके लिए नदियाँ बनानी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स आप बना देते हो। अब सिंबल बनने से क्या होता है, जैसे माउंटेन के लिए कौन-सा सिंबल बनता है बेटा? ये बनाते हैं ना माउंटेन के लिए सिंबल, समझ में आ गया? नदियों के लिए क्या बनाते हैं? इस तरह का सिंबल बना के इसको नीले रंग से रंग दिया जाता है। लेक्स के लिए क्या करते हैं, पॉन्ड्स के लिए क्या करते हैं, ऐसे उसको सर्किल करेंगे और बीच में क्या करेंगे बेटा? उसमें नीला रंग कर देंगे। समझे बात को? मैंने लाल किया है, लेकिन वो पानी होता है, तो पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, तो नीला कर दिया जाता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको बता देते हैं मैप में कि कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यू हैं, कहाँ पर डेजर्ट हैं, कहाँ पर ग्रासलैंड्स होंगे, कहाँ पर आपकी रिवर्स होंगी, कहाँ पर आपकी लेक लेक होंगी। तो ये जो सिंबल्स होते हैं, वो आपको मैप में उसको दिखाने के लिए हेल्प करते हैं। यह किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। तो पहला घटक क्या हो गया बेटा? आपका डिस्टेंस। दूसरा घटक क्या हो गया? आपका डायरेक्शन। तीसरा घटक क्या हो जाता है? सिंबल हो जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां, जैसे भवनों, सड़कें, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों तथा कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। अब सोचो कुआं बना दिया जाए, अब कुएं तो अलग अलग साइज के होंगे। अब इस तरह से अगर कुआं बनाने लगेंगे तो पूरे मानचित्र पर कुआं ही कुआं रहेगा बेटा। तो कहां पर कुआं स्थित है उसके लिए एक सिंबल बना देंगे। समझ में आ गई बात? अब चलो अभी देखते हैं कैसे है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, ठीक है बात, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। मतलब उसके लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल्स आप बना सकते हो। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब कम स्थान लेकर के वो आपको बता देंगे कि इस लोकेशन पर कुआं है, इस लोकेशन पर तालाब है, इस लोकेशन पर नदी है, यहाँ से आपकी नदी बह रही है। तो ये सारी चीजें जानकारी यहाँ पर मिल जाती हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से वहां पर जानकारी ले सकते हैं। मान लो अगर तुम तमिलनाडु चले गए, चेन्नई चले गए, अब तुमको तमिल नहीं आ रही है, वहां का पर तुम्हारे पास मैप है, अब तुमको वहां पर तालाब ढूंढना है या फिर रेस्टोरेंट ढूंढना है या कुछ भी ढूंढना है, तो उसका सिंबल्स आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको सिंबल दिखने को मिल जाएंगे। अभी तो गूगल मैप है आपके पास ना। अगर मान लो गूगल मैप भी वहां पर नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है, तो मैप की सहायता से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जलाशय है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिस है। आप कहीं पर भी जाकर के वहां पर काम कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। जैसे कुछ कुछ सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे रेलवे लाइन के लिए दे रखा है। तो बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है और रेलवे स्टेशन है। तो देखो ये बड़ी लाइन के लिए होता है, जो चौड़ी चौड़ी लाइन होती है जिसको ब्रॉड गेज कहा जाता है। फिर मीटर लाइन जिसको नैरो गेज कहा जाता है। तो इस तरह की लाइंस बनी रहेंगी जो छोटी पटरियां होती हैं। रेलवे स्टेशन के लिए देखिए बड़ी, यहाँ पर आपके रेलवे ट्रैक बना है और यहाँ पर आरएस लिखा हुआ। आरएस का मतलब क्या हो गया बेटा? रेलवे स्टेशन हो गया। सड़कों के लिए होता है बेटा पक्की सड़कें हैं या कच्ची सड़कें हैं। पक्की सड़कों का मतलब एकदम लाइन कैसी रहेगी बेटा? सीधी रहेगी। और ये जो सिंबल होता है कच्ची सड़कों के लिए प्रयोग किया जाए, जो अक्सर गांव में देखने को मिल जाती है। सीमा की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी होता है, स्टेट बाउंड्री भी होता है और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी होता है। तो अब आप आराम से बता सकते हो, मोटा है, मोटी लाइंस हैं, थोड़ी सी डार्क हैं, तो इंटरनेशनल हो गई। अगर स्टेट्स की बाउंड्री रहेंगी तो कैसी रहेंगी बेटा? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस तरह की बाउंड्री बनाई जाएगी बेटा? इस तरह की। वहीं पर अगर मैं बोलूं यूपी और हरियाणा के बीच में या फिर राजस्थान के बीच में कैसी बाउंड्री बनेगी बेटा? इस तरह की बाउंड्री बन जाएगी। अब मान लो गोरखपुर की बात करते हैं और महाराजगंज की बात करते हैं, उनके बीच में किस तरह की बाउंड्री बन जाएगी? इस तरह की बाउंड्री बन जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा ये जो बाउंड्री है जिला को बता रहा है, ये जो बाउंड्री है वो आपके, जैसे महाराजगंज की ही बात करता हूं, तो महाराजगंज ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे तो नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ ये वाला सिंबल बना रहेगा, ए वाला, ठीक बात, और एक तरफ जुड़ा हुआ है आपके गोरखपुर से, तो गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ से कौन सा सिंबल बना रहेगा बेटा? ये वाला। समझे बात को कि नहीं समझे? क्लियर है बात? तो आपको ये पता चल जाएगा महाराजगंज की ये वाली बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बन जाती है और ये वाली बाउंड्री जो बन जाती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बन जाती है। ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो, नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है और पुल है। तो नदियों के लिए इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे। कुआं के लिए इस बड़ा सा डॉट करके उसको काला कर दिया जाता है। तालाब है, कोई पॉन्ड है, तो इस तरह का बना दिया जाएगा, सर्कल करके उसके बीच में पानी भर दिया जाएगा। नहर है तो यहाँ पर रिवर गई हुई है, रिवर से यहाँ से क्रॉस करके बाहर निकाल दिया। पुल है तो पुल को इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है बात? ये पुल पुल का सिंबल हो जाता है। अब देखो, मंदिर है, गिरजाघर है, ठीक है बात, उसके बाद चर्च जिसको कहा जाता है, फिर मस्जिद है, उसके बाद छतरी है। ठीक है बात? तो टॉम जिसको आप टॉम बोल सकते हो या फिर गुंबद बोल सकते हो, इस तरह की चीजें। तो मंदिर के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाएगा, गिरजाघर के लिए या फिर आप बोलोगे
चर्च के लिए इस तरह का किया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी गिरजा मस्जिदों के लिए इस तरह का किया जाएगा, कहीं पर अगर टॉम्ब बना हुआ है तो यहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, पोस्ट ऑफिस के लिए सिंपल सा पीओ लिख दोगे, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है तो पीटीओ लिख दोगे, पेज टर्नओवर नहीं होता है, पीटीओ मतलब पोस्ट ऑफिस पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिख दिया गया, रेलवे स्टेशन है तो आरएस लिख दिया गया। अब कहीं पर बस्ती है, बस्ती मतलब होता है सेटलमेंट जहां पर लोग निवास कर रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह का सिंबल बन गया, कब्रिस्तान है तो इस तरह का सिंबल बन गया, अगर कहीं पर पेड़ है, कहीं पर फॉरेस्ट है तो इस तरह का सिंबल बन गया, और कहीं पर ग्रासलैंड है, घास के मैदान है तो इस तरह का सिंबल बना दिया गया। तो अलग अलग प्रकार के सिंबल बना करके आपको बताया जा सकता है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। तो छोटी सी जगह पे बहुत सारी जानकारी आपको सिंबल प्रदान कर देते हैं। अब देखो, इन सिंबल्स के द्वारा मानचित्रों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यह ऋण प्रतीक होते हैं, ठीक है बात, या फिर फिक्स्ड आप सिंबल्स कह सकते हो, फिक्स सिंबल्स होते हैं। कुछ ऋण प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, 4.3 में दर्शाए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा है, ये कुछ ऋण सिंबल हैं, मतलब फिक्स सिंबल्स होते हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है बात। जैसे अब यहाँ की बात करते हैं, तो देखो यहाँ बसंतपुर है, यहाँ पर डुमरी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, सुंदरपुर दिया हुआ है। तो ये लाल रंग के जो इसके सर्कल बने मतलब एक घर दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर मानव का सेटलमेंट है, ठीक है बात। यहाँ पर मानव का सेटलमेंट है, यहाँ पर मानव का सेटलमेंट, ये रहा रेलवे स्टेशन, ये चौड़ी पट्टी है, ये वाली क्या हो गई बेटा, चौड़ी पट्टी। ये हो गई नैरो पट्टी मतलब नैरो गेज हो गया। यहाँ पर तालाब हो गया, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है। यहाँ की अगर आप बात करोगे तो ये हो गया मस्जिद, ये हो गई कच्ची सड़क, ये क्या हो गई बेटा, कच्ची सड़क हो गई, ठीक है बात। ये हो गई कच्ची सड़क, ये क्या होगी आपकी पक्की सड़क हो गई। यहाँ से नदी गई हुई है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर टॉम्ब है, समझ में आ गई बात। फिर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर चर्च है, कच्ची सड़क से इधर जाएंगे तो यहाँ पर चर्च आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस मिल जाता है आपको, समझ में आ गई बात। यहाँ पर उत्तर डायरेक्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पर उत्तर डायरेक्शन दिया हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, वेस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अगर मैं बोलूँ डुमरी से जो आपका चर्च है वो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो आराम से आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है बेटा, ठीक है बात। अगर बोलूंगा कि मंदिर किधर पड़ रहा है डुमरी से, तो इधर पड़ रहा है। सुंदरपुर के दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, मंदिर मिलेगा। सुंदरपुर के अगर आप साउथ ईस्ट में चले आओगे तो वहां पर आपको नदी देखने को मिल जाएगी, समझ में आ गया। सुंदरपुर के ठीक उत्तर में, सुंदरपुर के ठीक उत्तर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेलवे पटरी है। कौन सा रेल किस किस गांव से रेलवे स्टेशन ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो आप बोलोगे डुमरी से ज्यादा नजदीक है आपका रेलवे स्टेशन। तो ये जो है एक छोटे से मानचित्र पर आपको बहुत सारी जानकारी प्रदान कर दी गई है, ठीक है बात। अब देखो, अब इन मानचित्रों में कुछ कलर्स का भी प्रयोग किया जाता है, रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। रंगों का उद्देश्य होता है, किया जाता है, उदाहरण के लिए रंगों का ये मतलब होता है किसी भी एरिया को दिखा देना है कि वहां पर किस तरह की चीजें होंगी। जैसे नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, जैसे आपने देख लिया नदी देख लिया, तालाब देख लिया, तो नीले रंग का प्रयोग किया जाएगा। भूरा रंग जो होता है, जो ब्राउन कलर होता है, उसके लिए पर्वतों के लिए प्रयोग है। जो माउंटेन्स हो गए, जैसे हिमालय को अगर बनाना है तो वहां पर किस कलर का प्रयोग कर लोगे बेटा, ब्राउन कलर का प्रयोग करोगे। पीला रंग जो होता है, येलो रंग, येलो कलर जो होता है वो पठारों का होता है, और हरा रंग जो होता है वो मैदानों को दर्शाने के लिए, जो प्लेन्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए हरा रंग होता है। तो ये कुछ मानक आपके कलर्स होते हैं। भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठार को दिखाने के लिए, नीला रंग नदियों, जलाशय, पानी, इन सबको दिखाने के लिए हो जाता है, ठीक है बात। अब आता है बेटा रेखा चित्र, जिसको बोला जाता है बेटा स्केच। क्या बोला जाता है बेटा, स्केच। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण का आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके अपने घर के रास्ते बताने के लिए कच्चा आरेखण बना देता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बनाने का पैमाना सहायता से खींची जाती है, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। अब ये क्या होता है बेटा, स्केचिंग क्या होती है या फिर रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है, ध्यान समझो। मान लो ये मेरा घर है, और कोई मेरा दोस्त है, मान लो कोई मेरा दोस्त है, सुमित मान लेते हैं, तो वो यहाँ पर रह रहा है। अब मुझे सुमित को बताना है कि मेरे घर की तरफ आओगे, तो आप पहले आओगे साउथ में, साउथ के बाद मुड़ोगे आप वेस्ट में, फिर आओगे आप दक्षिण में, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा गोल चक्कर, गोल चक्कर से फिर आपको सीधे आना है, फिर आप आगे आओगे, यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रैफिक लाइट, फिर यहाँ से आप मिलेगा एक पुलिया, यहाँ पर मिलेगा एक पुलिया, पुलिया को क्रॉस करोगे और वेस्ट की तरफ आओगे, आपको मेरा घर मिल जाएगा। मैंने ये क्या बनाया, सुमित को मैंने अपने घर तक का एक स्केच बना करके दे दिया है कि ये मेरे घर का रास्ता है, सिंपल सा। सुमित जो है इस स्केच के माध्यम से देखते देखते वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है बात। पहले वो उसको पहला पहला उसको पॉइंट क्या मिलेगा, गोल चक्कर, फिर दूसरा पॉइंट मिलेगा गोल चक्कर, फिर मिलेगा पुलिया। जैसे वो पुलिया पर पहुंचेगा, उसके सामने देखेगा तो उसे क्या मिल जाएगा, मेरा घर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा क्या होता है कि स्केचिंग होती है बेटा, कि किसी भी चीज को याददाश्त के आधार पर अगर आप बना करके दिखाते हो, उसे स्केचिंग कहा जाता है। जैसे अभी मैंने ऊपर जो मैप बनाया, आपको इंडिया का मैप बना करके दिखाया था ना यहाँ पे,
इंडिया का मैप बना करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ना कि कहाँ पर कौन से माउंटेन्स होंगे, प्लेटीज होंगे, ये सब दिखाया था ना, तो वो स्केचिंग ही मैंने बनाई थी, याददाश्त के आधार पर मैंने उसका स्केचिंग बना दिया। अब आता है बेटा लास्ट जो होता है वो होता है खाका, इसको बोला जाता है बेटा प्लान। ठीक है, प्लान कुछ और नहीं होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाना, मतलब किसी भी चीज की डिटेलिंग कर देना, उसे प्लानिंग कहा जाता है। जैसे आप घर में आर्किटेक्चर का प्रयोग करते होगे, तो यहां पर आप मान लो बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, यहां पर आपका किचन है, यहां पर आपका स्टोर रूम है, यहां पर आपका वॉशरूम बनाया गया है, यहां पर आपका मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम के साथ उसका वॉशरूम अटैच रहेगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें लेंथ भी रहेगा, विड्थ भी रहेगा, हाइट भी रहेगी, सब कुछ जानकारी रहेगा, और किस डायरेक्शन में क्या होगा, कहां पर क्या होगा, ये सब जो बनता है इसे प्लानिंग कहा जाता है। मतलब छोटे क्षेत्र को बड़े साइज में दिखाना, उसको डिटेलिंग कर देना, उसको प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है बात, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, रेखा चित्र मतलब स्केच, वही जो स्केच आपने देखा है, खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसको आप लार्ज स्केल मैपिंग बोलते हो बेटा। बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र का रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये है सिंपल सा आपका खाका। क्या होता है बेटा, लार्ज स्केल मैपिंग ही होती है, किसी भी चीज को डिटेलिंग में बताने के लिए खाका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात। अब यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन दिए रखे हैं। ठीक है बात, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं। अब ये आपके सही उत्तर को चिन्हित करना है, आप इसको जल्दी से इसको करके मुझे बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप इसको नंबर 1 करके, नंबर 1 का ये होगा, नंबर 2 का ये होगा, नंबर 3 का ये होगा, नंबर 4 का ये होगा, इस तरह से आप करके बता सकते हैं मुझे। ठीक है बात। इसके साथ आपका ये चैप्टर जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक बात। इसके बाद आपके 2 चैप्टर और बच रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर से मैं पोलिंग करवाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि कौन सी चीजें, कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, 7th का पढ़ना चाहते हो या क्लास 6 की ही साइंस आप पढ़ना चाहते हो, तो उस हिसाब से फिर मैं आगे की प्लानिंग करूंगा। ठीक है बात। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।